तो चलिए अब हम लोग जो है वो टैक्स के सिस्टम को देख लेते हैं, किस तरह से टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता था। तो देखिए, टैक्स जो है इम्पोज करने के लिए ऐसा नहीं था कि मोनार्क जो है वो अकेले ही टैक्स को इम्पोज कर दे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, टैक्स को इम्पोज करना था तो एक मीटिंग हुआ करती थी जिसको बोलते थे हम लोग जनरल एस्टेट मीटिंग। ठीक है, ये एक मीटिंग थी, जनरल एस्टेट मीटिंग, जो टैक्स इंपोज करने के लिए बुलाई जाती थी। ठीक है, और इस मीटिंग को बुलाने का जो पावर जिसके पास थी, दैट वाज मोनार्क। मतलब मोनार्क कैन कॉल द जनरल मीटिंग। विदाउट मोनार्क कॉलिंग द जनरल मीटिंग ये मीटिंग कन्वेन नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो जब टैक्स को इंपोज करना था तो ये मीटिंग बुलाई जाती थी, और इस मीटिंग को बुलाने के लिए मोनार्क के पास पावर थी। अब जब ये मीटिंग होती थी, देन इन दिस मीटिंग पीपल ऑफ ऑल द 3 estates were called. Fine. I told you in that last lecture that people from the church, और जिसको हम लोग ने कहा था फर्स्ट एस्टेट, and people from first estate were called as, I told you about this, it was clergy. We have also seen second estate, people from second estate, I told you this was king or ministers. इसको हम लोग बोलते थे सेकेंड एस्टेट, और इसी को हम लोग कहते थे नोबिलिटीज। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन थर्ड एस्टेट में कौन कौन था। थर्ड एस्टेट बिलोंग टू पीपल फ्रॉम द कॉमन एरियाज, कॉमन मैन। So we have seen in the last video that the accounts of the France were going down, they were getting short of funds, they were getting bankrupt. So monarch, in order to become, in order to have some funds, he started imposing taxes on the people, on common people. Taxes we have seen they were of 2 types. Fine. So what used to happen, that people from this king and ministers and people from this, they used to impose tax on the third estate. Now what we have seen till now, that these people, they were approximately 300 in number, these people were 300 in number, and these people were 600 in number. अब देखिए होता क्या था कि ये जो क्लास है, दिस चर्च वाला कैटेगरी, इनके पास एक वोट होता था, 1 वोट। इनके पास भी एक वोट होता था, पीपल फ्रॉम दी नोबिलिटीज, एंड सिमिलरली जो कॉमन मैन था उसके पास भी 1 वोट होता था। तो जब भी टैक्सेस को इंपोज करना होता था, ये मीटिंग बुलाई जाती थी, और उस मीटिंग में ये सिस्टम होता था। और जब टैक्सेस इंक्रीज होते थे, तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल किंग को टैक्सेस बढ़ाना था, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, यूजुअली चर्च भी किंग का सपोर्ट कर देता था। मतलब एक वोट इसका और एक वोट इसका मिला के इनके 2 वोट हो जाते थे, और कॉमन मैन तो ऑब्वियसली दे विल बी अगेंस्ट द इंक्रीजिंग ऑफ द टैक्सेस, तो इनका एक ही वोट रह जाता था, मेजॉरिटी हो जाती थी, एंड हेंस टैक्स इंक्रीज हो जाता था। सो द कॉन्सेप्ट टिल नाउ वाज दैट इट वाज one estate equals to 1 vote. This was the concept that was prevailing till now. But people from this estate, third estate, that is the common man, they started protesting. Protesting for what? Why they were protesting? They were protesting to change the voting pattern. वो लोग इस वोटिंग पैटर्न से खुश नहीं थे, उनको क्योंकि साफ साफ एक अनजस्टिफिकेशन दिखता था कि ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। चर्च को अगर टैक्स इंपोज करना था तो किंग और मिनिस्टर उसको साथ दे देते थे, और अगर मोनार्क को इंक्रीज करना था तो चर्च वाले इसको सपोर्ट कर देते थे। वी हैव सीन दैट। फाइन, सो दिस वाज टोटली अनबायसनेस दैट वाज हैपनिंग, एंड सो पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, दैट इज द कॉमन मैन, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द वोटिंग पैटर्न। एंड व्हाट वर द डिमांड्स? अगर ठीक है प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह क्या चाहते थे वो? द डिमांड वाज
that remove this one state one vote and in that instead of that bring one member one vote. अब वो कहने लगे भाई साहब ऐसा है कि वन स्टेट वन वोट मत करो, अब आप कर दो वन मेंबर वन वोट. इसका मतलब यह था अब हर मेंबर के पास एक वोट था, अभी तक एक स्टेट के पास एक वोट था. तो वन मेंबर वन वोट होने से क्या हुआ, 300 मेंबर तो यहां पर थे चर्च के अंदर, 300 लोग नोबिलिटीज के थे, टोटल 600 और कॉमन मैन भी 600 था. सो नाउ द प्लेटफॉर्म वाज इक्वल. अब आसानी से टैक्सेस इंक्रीज नहीं हो सकते थे. बट मोनार्क रिफ्यूज्ड दिस डिमांड. मोनार्क ने कहा नहीं नहीं, आई वोंट अलाउ वन मेंबर वन वोट, यही चलेगा. और जब मोनार्क ने रिजेक्ट कर दिए डिमांड्स, सो दीज पीपल दैट इज द कॉमन मैन, दे बॉयकॉटेड दिस मीटिंग एंड दे वेंट एंड गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट. एक टेनिस कोर्ट था और टेनिस कोर्ट में जो इवेंट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर इन लोगों ने जो काम किया उसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ. वेरी इंपॉर्टेंट. यहां इन्होंने एक ओथ ले ली. ये लोग बाइकआउट कर दिए मीटिंग को और ये जाके टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए. टेनिस कोर्ट में दे टुक एन ओथ. क्या ओथ लिया उन्होंने, दे टुक द ओथ. व्हाट ओथ, दे टुक टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. उन्होंने ये ओथ ले लिया कि अब हम फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन को बना के ही यहां से हटेंगे. एंड दे सेड दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट मोनार्की एनीमोर. And these people who were forming the constitution of France, they declared themselves to be the National Assembly of France. इन्होंने कह दिया कि अब हम ही हैं नेशनल असेंबली. और अगर नेशनल असेंबली का मतलब क्या होता है, they mean by that it is only now we who will frame the constitution of France. It is we who will frame the laws of the country and we will not be accepting the laws of the monarch. This was a very big incident which is known by tennis court oath. Fine. Now ये जो incident था, this happened on 20th June 1789. Fine. This happened on this date. अच्छा एक चीज जो यहां पर मिस हो गई, जब लास्ट टाइम ये मीटिंग हुई थी द ईयर वॉज 1614. इसका मतलब ये है कि 1614 के बाद से टैक्सेस नहीं बढ़े थे. और जब ये नेक्स्ट टाइम मोनार्क ने मीटिंग कॉल करी ना अभी, तो द डेट वाज 5th May 1789. 5th May 1789 को मीटिंग करने करी. ये सब उसमें नाटक हुआ. पीपल डिमांडेड दिस थिंग, वन मेंबर वन वोट. इट वाज रिजेक्टेड. These people boycotted the meeting and they gathered on 20th June 1789 in the tennis court and they took an oath. This is known as tennis court oath, where they took the oath to frame the constitution of France and these people declared themselves as the National Assembly. Now जब इतना सब कहानी बन रही है तो इसमें there were two important personalities who were provoking the people to stand against the government. Number one, एक पहला नाम था मिराबुए. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मिराबुए. ये व्यक्ति जो था ये सेकेंड स्टेट को बिलोंग कर रहा था. देखिए सेकेंड स्टेट मतलब नोबिलिटीज. ही बिलोंग्ड टू द सेकेंड स्टेट बट ही वाज अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द सेकेंड स्टेट. ये बिल्कुल भी खुश नहीं था जिस तरीके से सेकेंड स्टेट वाले पॉलिसीज को चलाते थे. एंड दैट इज व्हाई ही वाज सपोर्टिंग द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, दैट इज द कॉमन मैन. मिराबुए सेकेंड स्टेट को बिलोंग कर रहा है बट सपोर्टिंग द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट. सिमिलर इसकी जो एक्चुअली स्पीचेस थी वो बहुत फेमस थी, वेरी फेमस. और ऐसे एक आदमी और था जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में और टेनिस कोर्ट ओथ में. एंड हिज नेम वाज अबेसियस. दिस इसने ये दोनों नाम जो है ना, मिराबुए एंड अबेसियस, दीज पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in provoking the people, in actually guiding the people, in actually giving leadership to the people to stand against the monarchy. क्योंकि अगर ये लोग नहीं इनको लीडरशिप देते then these are common man. इनको क्या पता क्या होगा, क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है. So finally when all this was going on, जब इन्होंने भी लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, जब इन्होंने भी बगावत के बीज एकदम से बो दिए थे, अब बहुत ज्यादा विद्रोह हो चुका था फ्रांस के अंदर. पीपल वेर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट द मोनार्की.
और फाइनली अब आप याद करिए वो पहला वीडियो का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहानी जो सुनाई थी दैट 7,000 पीपल स्टॉर्म्ड द बसाइल जेल एंड वर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द किंग पैलेस। तो यही हुआ था। देखिए 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, दे डिसाइडेड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड देन इट वाज ऑन फाइनली 14 जुलाई। आप समझ रहे हैं ये इवेंट क्यों हुआ होगा? क्योंकि पीपल, अब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बार बार, इस तरह की देखिए इवेंट होने लगे। हम फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लोग अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब मोनार्क फिर भी नहीं मान रहा है, देन 7,000 पीपल गैदर्ड ऑन 14 जुलाई 1789 इन फ्रंट ऑफ द पैलेस ऑफ किंग एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग अगेंस्ट इट्स एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज। और फिर मैंने आपको बताया था जब किंग ने बात नहीं मानी तो यही 7,000 लोगों में से कुछ लोग गए और जो बैसाइल था, वो एक फोर्ट्रेस, जो फोर्ट्रेस ऑफ प्रिजन था, उसको स्टॉर्म कर दिया। दे स्टॉर्म्ड दिस जेल, और जब इसको स्टॉर्म कर दिया तो जो इसमें यहाँ पर प्रिजनर्स थे वो रिहा हो गए एंड कमांडर जो था इस प्रिजन का, इस फोर्ट्रेस का, ही वॉज किल्ड। आर्म्स एंड एम्यूनेशन निकाल लिए गए, यानी बसाइल जेल से इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने निकाल लिए। Why they needed the arms and ammunition? I have told you in the previous lecture that king had ordered its army to enter into the city and kill these people. So now that point is also clear कि king ने क्यों अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया था शहर के अंदर आकर इन लोगों को मारने के लिए, because king was now fearing that people are ready to overthrow him. This was the event. This is the reason. ये सब रीजन था बेसिकली क्यों 14 जुलाई 1789 का इवेंट हुआ। सो अगर आप कुछ से पूछा जाए इमीडिएट कॉज क्या है, व्हाई दिस इवेंट हैपेंड, इमीडिएट कॉज, देन इमीडिएट कॉज इज टेनिस कोर्ट ओथ, और बाकी रीजंस तो यू नो इट, फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में आप देखोगे तो आपको बाकी रीजंस तो मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन इमीडिएट रीजन क्या हुआ, टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन जहां हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि प्री 14 जुलाई 1789 का हम देखेंगे। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लुकिंग इनटू द second portion, that is post 14 July 1789, and we will see that how after this date and after this event what all changes come in France and how things change later on. Fine, so let's meet in next video. Thank you. तो अब जो है हम वो 14 जुलाई 1789 के बाद की कहानी देख रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो आपको चार्ट पहली बार में बताया था उसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया था, दैट वाज प्री 14 जुलाई 1789, एंड नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू द सेकंड पार्ट। एंड आई टोल्ड यू दैट 14 जुलाई के बाद वी विल सी हाउ द चेंजेस हैव टेकन प्लेस। सो नाउ लेट अस सी उस इंसिडेंट के बाद, जब आई टोल्ड यू कि 14 जुलाई 1789 में पीपल स्टॉर्म द बसाइल जेल और वहाँ के कमांडर को मार दिया, और फाइनली किंग को डरा, मतलब किंग बहुत ज़्यादा इस इवेंट से डर गया था। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड कि अब एक फ्रांस में एक रूमर फैल गई, एक तरह की अफवाह फैल गई कि जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, रिमेंबर किंग मिनिस्टर्स वाले, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा है ताकि फार्मर्स को मारा जा सके, उनके क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह की रूमर्स फैलना शुरू हो गई। जब इस तरह की रूमर फैली, अफवाहें फैली, तो जो कॉमन मैन था, जो फार्मर क्लास थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नोबिलिटीज़ यानी उस सेकेंड स्टेट के लोगों को खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मतलब आप उनके क्रॉप्स को खराब कर रहे हो, यू आर किलिंग दोज पीपल, सो ऑब्वियसली दोज पीपल विल बी एजिटेटेड बाय दैट, दे विल डू एजिटेशन। सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, नोबिलिटीज थे, उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया। नाउ सी द सिचुएशन, आप उनको, ऐसी खाली अफवाह थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, सो दीज पीपल इन एंटिसिपेशन कि ऐसा कुछ ना हो जाए, दे स्टार्टेड लूटिंग द पीपल ऑफ सेकेंड स्टेट, उनके लोगों को लूट करने लगे, मारने लग गए। सिचुएशन वॉज गेटिंग बहुत ज़्यादा खराब। ऐसे हालत में मोनार्क को अपने आप को सरेंडर करना पड़ गया। जब इस तरह के इवेंट्स होने लगे जहां मोनार्क को अपने आप को सरेंडर करना पड़ गया, सो व्हाट हैपेंड नाउ, द आउटकम क्या था उसका, आउटकम, फर्स्ट आउटकम, जितने भी प्रिविलेजेस जो अभी तक मोनार्क को मिलते थे, या जितने भी प्रिविलेजेस जो किंग या मिनिस्टर्स को मिलते थे, वो प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। नो मोर प्रिविलेजेस टू बी गिवन। ये मोनार्क ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब मुझे कोई प्रिविलेजेस ना दिए जाए। सेकेंड चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड चीज था कि इन्होंने कहा था कि जो राइट्स थे वो अब दिए जाएंगे बाकी लोगों को भी, राइट्स।
क्योंकि अभी तक वो राइट्स बाकी लोगों के पास नहीं थे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट टैक्स जो था, रिमेंबर डायरेक्ट टैक्स, आई टोल्ड यू, टाइल, इसको अबॉलिश कर दिया गया। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन वाज लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्योंकि देखिए अभी आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे या जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, लैंड उनको बिलोंग करती थी। कॉमन मैन वॉज फार्मर, कॉमन मैन यूज टू गो, वो इनकी लैंड पे काम करते थे। मतलब फार्मर के पास खुद की लैंड नहीं थी, वो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट के लोगों की लैंड पे जाके कल्टीवेशन करता था। सो नाउ व्हेन इतने सब इंसिडेंट्स होने लगे, लूटपाट होने लगी थी, नोबिलिटीज को मारा जाने लगा था, बहुत सारे नोबिलिटीज तो भाग गए देश छोड़ के कि भैया ये लोग मार रहे हैं, तो फाइनली मोनार्क को सरेंडर करना पड़ गया अपने आप को। एंड आउटकम वाज दैट प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए मोनार्क के, जो राइट्स थे जो बाकी लोगों को अभी तक नहीं मिलते थे उनको भी दिए जाने लगे थे। डायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता था वो अबॉलिश कर दिया, और लैंड जो थी अब उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब अभी तक लैंड सिर्फ मोनार्क के हाथ में थी, नाउ दैट लैंड वाज गिवन टू दी अदर पीपल ऑल्सो। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस आउटकम। अब जाहिर सी बात है अगर थोड़े बहुत आउटकम इस तरह के निकले तो ये तो देखिए प्रोग्रेसिव चीज आई। आई टोल्ड यू इंडिया में यू आर टॉकिंग अबाउट दी राइट्स, हमने राइट्स ले लिए, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर लोगों ने राइट्स को कमाया है अपने आप। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स यहां से आया है। एक गवर्नमेंट अथॉरिटी में सारे प्रिविलेजेस ना हो, ये आज हम देखते हैं ये सब चीजें फ्रांस में पैदा हुई थी, नो मोर प्रिविलेजेस। ठीक है, तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम ये हुआ, प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस वाज 1791 and the outcome was Constitution of France was framed. Constitution of France 1791 में बना दिया गया। किसने बनाया था? नेशनल असेंबली। रिमेंबर नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई थी और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। एंड उन्होंने ओथ ले लिया, उन्होंने कसम खा ली कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही हटेंगे यहाँ से। सो दे फाइनली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, नेशनल असेंबली बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज फ्रेम्ड। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या हो गए? कुछ प्रोविजंस आई टोल्ड यू ऑलरेडी। पहला प्रोविजन था उसका कि पावर्स लिमिट करना, मोनार्क की पावर्स लिमिटेड, एक तो ये प्रोविजन करना पड़ गया। दूसरा प्रोविजन आई टोल्ड यू सेपरेशन ऑफ पावर्स। मैंने आपको बताया था, जो मॉन्टेस्क्यू बोल रहा था ना कि जो गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन अभी तक ये सब एक हाथ में थी, मोनार्क के हाथ में। उसने कहा था कि इनको अलग अलग करिए, वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन सबको अलग अलग कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वो था वेरी इंपॉर्टेंट, वोटिंग पैटर्न। वोटिंग, पहली बार देश में इनडायरेक्ट वोटिंग का प्रोविजन आ गया। इनडायरेक्ट वोटिंग, देखिए अभी क्या बताया मैंने आपको, नेशनल असेंबली में बनाया था, तो अब ये बात आ गई कि नेशनल असेंबली में होगा कौन कौन, हु विल बी देयर इन द नेशनल असेंबली। सो व्हाट हैपेंड, वोटिंग के प्रोविजन में आया कि अब खाली 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोग ही वोट कर सकते थे, नॉट मोर देन दिस, इतने लोग ही वोट कर सकते थे। तो जो लोग वोट करते थे उनको हम बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स, और जो लोग वोट नहीं करते थे उनको हम बोलते थे पैसिव सिटीजन्स। नहीं करते थे या मतलब या ये है कि उनको अलाउड नहीं था वोट करना। दीज पीपल कैन वोट, दीज पीपल कैन नॉट वोट। इनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि मतलब कौन लोग वोट कर सकते हैं, जो लोग 3 डेज का वेजेस, लेबर का चार्ज जितना टैक्स देते थे। अगर कोई व्यक्ति 3 दिन का लेबर वेजेस का टैक्स देता है तो वो वोट करने की कैटेगरी में आता था, और उसको हम लोग एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कैसे हुआ? इनडायरेक्ट इस तरह से हुआ कि ये 4 मिलियन पीपल दे यूज टू वोट फॉर 50,000 इलेक्टर्स, और ये 50,000 लोग जो थे ये वोट कर रहे थे 745
मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। मतलब ये जो नंबर आया 745 नेशनल असेंबली का, यही नंबर था इस नेशनल असेंबली का। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली जो थी वो मोनार्क पे कंट्रोल कर रही थी, एक तरीके से मोनार्क के मिनिस्टर्स पे कंट्रोल कर रही थी। सो एक तरीके से देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ कि नहीं। लोग जो है 4 मिलियन पीपल दे वेर नॉट इलेक्टिंग दिस असेंबली। ऐसा नहीं था कि ये लोग जो है डायरेक्टली असेंबली को इलेक्ट कर रहे थे, इनडायरेक्ट इसलिए हुआ कि ये पहले 50,000 इलेक्टर्स चूज करते थे कि कौन कौन वोट करेगा इस नेशनल असेंबली के लिए, और इस 50,000 इलेक्टर्स में से 745 नेशनल असेंबली में चूज किए जाते थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी हमारे जब मोनार्क ने अपने आप को सरेंडर कर दिया एक तरीके से। ठीक है भैया, अब मोनार्की नहीं है, तो इस सिनारियो में मोनार्की को खत्म कर दिया गया। मोनार्की वाज अबॉलिश्ड, नो मोर मोनार्की नाउ। नाउ व्हाट केम अप इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उन्होंने कहा कि मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन आ गया था मोनार्की का। गेटिंग दिस पॉइंट? अभी तक मोनार्की थी, लेकिन नाउ दे सेड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चीज और थी विच आई फॉरगॉट टू टेल इज, यहां पर ये जो राइट्स थे ना, इनको एक रिकॉग्निशन मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके नाम से ही डॉक्यूमेंट था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो ये जो राइट्स यहाँ की बात की गई थी वो यहाँ पर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया। ये कहानी जो थी जब आई टोल्ड यू कि मोनार्क अपने आप को सरेंडर कर गया, एंड दिस वाज द एंटायर स्टोरी फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये कहानी तो इतनी थी। अब मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, प्लीज लुक एट दिस चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। इस चार्ट में व्हाट आई विल टेक यू थ्रू इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक। ये चेंज कैसे हुआ फ्रांस में, ये चेंज समझ में आ गया आपको? इसके पहले का चेंज समझ में आ गया था, कैसे सब चीजें इवेंट्स चल रही थी, कैसे मोनार्क एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, कैसे लोग उससे परेशान हो गए थे, एंड फाइनली एक ये फेज आया जब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गई। ठीक है, और अब ये फेज आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी रिपब्लिक में चेंज हो गई। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब ऐसा कंट्री जहां पर उसका जो हेड है गवर्नमेंट का वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, जैसे अपना इंडिया। ठीक है, तो वी आर ए रिपब्लिक। तो हमारे यहाँ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज नाउ रिपब्लिक। ये फ्रांस में हो गई है, फ्रांस में हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है देखते हैं। देखिए हुआ क्या इसके बाद ये हुआ कि जब मोनार्की वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, सो नाउ व्हाट हैपेंड, अब जो लुईस 16 था, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू दी अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देशों से के राजाओं से अंडर टेबल बात करने लगा, मतलब अंदर ही अंदर कुछ उनकी कहानी चलने लगी। क्यों? क्योंकि अब बाकी दो देश थे, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये सब जो कंट्री थे, ये लोग भी फ्रांस के डेवलपमेंट को देखकर डर गए थे, क्योंकि उनको लगा कि अगर आज फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी फ्रांस को अगर देखेंगे और उससे इन्फ्लुएंस हो गए तो उनके देश में भी यही बगावत हो जाएगी। सो दीज पीपल दे वांटेड कि जो फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, वापस वहां के राजा को, लुईस 16 को मोनार्की की सीट दे दी जाए, वापस वही पोजीशन उसको दे दी जाए, ताकि ये बात और ना फैले और कंट्रीज में ना फैले। तो जब इस तरह की कुछ कहानी गढ़ते हुए लोगों ने देखा, व्हेन पीपल सॉ दैट द मोनार्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, even the monarch of France, they are talking among each other and they are planning something against the people. So these people declared war in 1792 on Austria. And I told you Austria, यहाँ की प्रिंसेस थी मारिया, जिससे लुईस 16 की शादी हुई थी। सो लोगों ने 1792 में पीपल, आई टोल्ड यू पीपल, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। वो अपने आप को आर्मी बनाने की बात आ गई, जब बात देश पे आ गई कि देश को बचाना है अब, क्योंकि ये लड़ाई ऐसा नहीं देखी गई कि ये लड़ाई फ्रांस और ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में थी। इट वॉज नॉट लाइक दिस। जबकि लोगों ने इसको इस तरह से देखा कि ये लड़ाई
कॉमन मैन और मोनार्कीज के अगेंस्ट हो रही है। इसलिए हर वो आदमी देश का, फ्रांस का, जो थर्ड एस्टेट की कैटेगरी में आता था, वो देश को बचाने के लिए सामने आ गया। ठीक है, और जब वो सामने आया तो ये लड़ाई 1792 में स्टार्ट हो गई। वॉर बिटवीन पीपल एंड दी मोनार्क्स ऑफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। ये लड़ाई शुरू हो गई। जब ये लड़ाई शुरू हो गई, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, इस लड़ाई में एवरी मेल मेंबर, अप्रोक्सीमेटली एवरी मेल, वो इस वॉर में आगे आया देश को बचाने के लिए। और जो लेडीज थी घर की, दे वर नाउ हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द होम। ठीक है, जब इस तरह की कहानी होती है, जब लड़ाइयाँ होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेनी सॉन्ग्स आर संग, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो उस समय एक गाना गाया जाता था, एक सॉन्ग था जिसको बोलते हैं हम मार्सिलेज। ये उस समय जब लड़ाई हो रही थी, देन दिस सॉन्ग वाज संग, एंड टुडे दिस सॉन्ग हैज बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय रॉजर आइल। ठीक है, तो ये सॉन्ग, भाई पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, वी नो दिस इन इंडिया ऑल्सो, बहुत सारे गाने लिखे गए थे। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रांस की लड़ाई हुई तब भी लिखे गए थे। ठीक है, जैसे जब इंडिया की बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई हुई थी, तो अमार सोनर बांग्ला लिखा गया था, वो गाया गया था। सिमिलरली जब फ्रांस की हुई तो सॉन्ग संग वाज कॉल्ड मर्सिलेस, और मर्सिलेस वाज रिटन बाय रॉजर टाइल। जब ये लड़ाई आगे बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है, व्हेन देयर इज अ वॉर देन इकोनॉमी विल कम डाउन ऑटोमेटिकली। प्राइसेस वर अगेन, इकोनॉमी वाज अगेन गेटिंग स्लो, पैसे खर्च हो रहे हैं, एंड व्हेन इकोनॉमी वाज गेटिंग स्लो तो डेफिनेटली पीपल विल अगेन गेट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इकोनॉमी का पैसा खत्म हो रहा है, पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, उनको खाना नहीं मिल रहा है, थिंग्स आर गेटिंग प्रॉब्लमेटिक। सो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये रियलाइज किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिचर क्लास है ना, उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अभी भी जो गरीब तबका था फ्रांस का, जो कॉमन मैन था, अभी भी बहुत से कॉमन मैन को वो एडवांटेजेस, वो प्रिविलेजेस, वो राइट्स नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे सिनारियो में व्हाट हैपेंड, एक क्लब बन के आया, मतलब एक क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। नाउ व्हाट हैपेंड, क्या था ये जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब वाज नथिंग बट एक तरह की पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें जो है बहुत गरीब तबके के लोग, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, बार्बर्स, शू मेकर्स, इन लोगों की पार्टीज थी। तो ऑब्वियसली बात है, जैकोबिन क्लब में जो लोग थे वो बहुत नीचे तबके के थे, तो वो लोग डेफिनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो 1791 में बना था उसको अपोज कर रहे होंगे, एंड दे वर अपोजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। द लीडर ऑफ दिस जैकोबिन क्लब वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस व्यक्ति ने जैकोबिन क्लब को बढ़ावा दिया, इन्फ्लुएंस किया और इसको लीडरशिप दी, सो दैट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट 1791 जो सिर्फ रिचर क्लास को प्रिविलेज दे रहा था वो ना हो पाए। ठीक है, सो ही ट्राइड दिस, बट देन अगेन व्हाट हैपेंड व्हेन जैकोबिन क्लब वाज एजिटेटिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोनार्क, लड़ाई चल रही थी। सो व्हाट हैपेंड, प्राइसेस अगेंस्ट वेंट हाई, फूड प्राइसेस हाई हो गए। क्यों हाई हो गए? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाई एंड फूड प्राइसेस ऊपर हो गए थे। तो जब फिर से एक सिनारियो ये बनेगा, जब पैलेसेस, जब फूड प्राइसेस हाई हो जाएंगे, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पीपल विल गेट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो पीपल स्टार्ट डूइंग एजिटेशन। दिस इज वेरी नॉर्मल सिनारियो। जब आप किसी को परेशान करोगे ना तो वो कुछ टाइम तक तो सह सकता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो उस चीज़ को सहना बंद कर देता है। एक लिमिट होती है किसी चीज़ को सहने की, जब वो इंसान क्रॉस कर जाता है देन ही स्टार्ट्स एजिटेटिंग, वो ही विल डू रिवॉल्यूशन, वो आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, एंड सो हैपेंड हियर आल्सो। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की लीडरशिप में पीपल स्टार्टेड एजिटेटिंग, एंड ऑन 10th August 1792 what happened, they went to the palace of Tuileries, और इस palace of Tuileries में they started agitating, and here they decided to end monarchy। अब उन्होंने कहा कि अब हम जो है मोनार्की को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू इरेडिकेट मोनार्की फ्रॉम द रूट्स, बिकॉज इट वॉज नाउ अ प्रॉब्लम, बिकॉज कोई कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी। आप देखिए प्राइसेस हाई हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, किंग इज टॉकिंग टू द अदर कंट्रीज, अपने देश के लिए वो बातें ही नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ दिट्स ओन पीपल। सो ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड अ टाइम केम, क्लाइमेक्स हो चुका था, इसलिए ऑन 10th August प्लेस ऑफ ट्यूलिरिस पे इकट्ठा हुए, दे स्टार्टेड एजिटेटिंग थिंग्स about these things, and finally on 21st September 1792 monarchy was abolished from France and France became a republic. They said कि now
no more monarchy, we are now a republic, elections will be held in the country. And after 21st September 1972, what happened? Louis XVI, he was charged with treason. उस पर जो आरोप लगे थे, treason का आरोप लग गया उस पर, और जब treason का आरोप लगा, so he was hanged to death on 21st January 1793. लुइस 16 का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है, और कुछ दिन बाद ही उसकी वाइफ जो मारिया थी उसको भी हैंग कर दिया जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी. वी मूव फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, दैट वाज द स्टोरी फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. किस तरह से मोनार्क जो है वो लोगों के राइट्स को मान लेता है, किस तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाता है, और फिर फाइनली उसको जो है वोटिंग एट्सेट्रा आ जाती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है तो अब मोनार्क जो है फ्रांस का लुइस 16, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा से, बिकॉज वहाँ के राजा लोग डर रहे थे कि फ्रांस के डेवलपमेंट को देख के उनके यहाँ ये सब चीज़ें ना होने लग जाएं. ठीक है, सो दे वांटेड मोनार्क लुइस 16 टू गिव हिम द सेम पोजीशन, फिर से रीइंस्टेट कर दें उसको फ्रांस की गद्दी पे मोनार्क की तरह. लेकिन वो सब नहीं हो पाया, बिकॉज पीपल ऑफ फ्रांस इन 1792 दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, एंड सॉन्ग्स लाइक मर्साइलीज वर sung, एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस on 21st September 1792, monarchy was abolished and France became a republic. Louis XVI was charged with the offense of treason, and on 21st January 1793 he was hanged to death. ये डेट्स आपको आसान होगी याद करने के लिए. सी दिस 21st बहुत ज़्यादा सिमिलर डेट्स हैं, तो ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 21 सितंबर 1792 आपको पता है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मोनार्की एबॉलिश हो गई थी, फ्रांस इस दिन रिपब्लिक बन गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन किंग लुइस 16 जो इतना बवाल किया था उसको हैंग कर दिया गया था. ठीक है, तो दिस वाज द पोर्शन ऑफ जहां पर हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की लीडरशिप में फ्रांस ने आगे बढ़ा. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जब ये खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, नो मोर मोनार्क इज देयर, जो अभी तक मोनार्की हेरिडिटरी थी, अब मोनार्की खत्म, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, तो अब फ्रांस का जो लीडर था ही वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. ही बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस. ठीक है, ये फ्रांस का हेड बन गया.